जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी इतिहास। इसलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएक्टिव में तो फोन भी बोल देता है कि इस नंबर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य की जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है। सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में 100% रिसर्च के साथ। राष्ट्रपति चुनाव का बज गया बिगुल। सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का चुनाव। कौन होगा देश का सर्वोच्च सेनापति, पावरफुल प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बैठक के बाद एनडीए भी एक्टिव मोड में आ गया है। ममता बनर्जी की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे विपक्ष के नेताओं को ही फोन मिला दिया और बीजेपी की बड़ी पहल की कि उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद उन्होंने कई लोगों से फोन पर बात की और कहा कि आम सहमति से हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विपक्ष है वो पहले बनाना चाहता था शरद पवार को, फिर उन्होंने कहा हम साझा बातचीत करना चाहते हैं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि ग्राफिक्स में कि किस तरह से राष्ट्रपति को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने सबसे बड़ी पहल की है, जिसे एनडीए सरकार की पहल कहना चाहिए, कि ममता की मीटिंग के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई और उन्होंने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन दोनों लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी है। राजनाथ सिंह ने फोन पर विपक्ष के कई नेताओं से बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो आम सहमति से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के नेता भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, अखिलेश यादव से भी उन्होंने बात की है, कुछ और नेताओं से भी बात उन्होंने की है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी राजनाथ सिंह की बात हुई है, फोन आया है और इस बात की जानकारी ममता बनर्जी ने भी बैठक में दी। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने की पहल की बात की है, कोशिश की है। ये बड़ा कदम है। हो सकता था कि एनडीए अपना उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन राजनाथ सिंह ने इस बात को स्पष्ट किया कि सरकार या एनडीए आम सहमति से उम्मीदवार बनाना चाहता है। जबकि आज विपक्ष के नेताओं ने बड़ी बैठक की दिल्ली में, उस पर भी चर्चा करते हैं कि ममता का जो प्लान, ममता के नेतृत्व में ये पूरी बैठक हुई। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें 22 दलों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उस पर जो बात हुई है उस प्लान को देखते कि ममता के प्लान का चेहरा कौन है। शरद पवार और सीताराम येचुरी ने खुद को रेस से बाहर किया। ये दो बड़े नाम थे। शरद पवार महाराष्ट्र के नेता और सीताराम येचुरी लेफ्ट की लीडर के तौर पर नाम थे, लेकिन दोनों ने ही अपने नाम को विड्रॉ कर लिया है। बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी सामने आया था, उस पर भी बातचीत हुई कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे भी उम्मीदवार हो सकते हैं। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 नाम प्रपोज किए गए। ये 2 नाम हैं गोपाल गांधी और फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार, और गोपाल गांधी राष्ट्रपति भवन में रह चुके हैं, राष्ट्रपति के सचिव भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी वो रहे हैं। तो उन दोनों के नाम पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में विपक्ष के 8 सीएम सहित 8 मुख्यमंत्रियों सहित 22 नेताओं को चिट्ठी लिखकर बुलाया गया था। जो मुख्यमंत्री हैं विपक्षी पार्टियों के, उनके 8 मुख्यमंत्रियों को और 22 पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। ममता की बैठक में 16 दलों के नेता शामिल हुए हैं, मतलब 5-6 पार्टीज की बैठक जो नेता हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। जो शामिल हुए उसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, शिवसेना बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों में से हैं। इसके अलावा एनसीपी, आरजेडी, एसपी, एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीएस भी बैठक में शामिल हुए। डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल और जेएमएम के नेता भी इसमें बैठक में शामिल हुए थे, जिसे ममता बनर्जी ने बुलाया था जिस बैठक को।
अब देखते हैं कि किन लोगों ने इस बैठक से दूरी बनाई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है आम आदमी पार्टी का, जिसने जबकि बैठक दिल्ली में हो रही थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक थी, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार या प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं थे। दूसरे दो बड़े नाम हैं जिसको आप आगे की राजनीति में समझ सकते हैं, वो है टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर गायब थे। दूसरे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अकाली दल ने भी दूरी बनाई है। इस बात को हम जब आगे राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो समझ में आएगा कि इन दलों की दूरी का क्या मतलब है। इसके अलावा AIADMK और YSRCP नेता जगन मोहन रेड्डी ने भी बनाई है दूरी। तो ये दल और ये नेताओं के नाम याद रखिए। इसके अलावा कहा गया कि न्योता नहीं मिलने से असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज रहे और वो बैठक में नहीं थे, लेकिन उनका कारण बताया गया कि उनको न्योता नहीं मिला है। एनडीए में आम सहमति बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। ये बीजेपी का प्लान है। बीजेपी चाहते हैं, हालांकि बीजेपी के पास और एनडीए के पास इस समय बहुमत के बहुत करीब है। यदि वो राष्ट्रपति चुनाव में पहुंचे तो 49% वोट है, लेकिन वो आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। दोनों लोग कई छोटे गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों को साधने की कोशिश में लग गए। ये दोनों नेता उन लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं। YSR और BJD को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ममता बनर्जी ने जिनको बुलाया वो वहां पर गैर हाजिर रहे, उनको साधने की कोशिश एनडीए कर रही है। एनडीए के पास इस वक्त आधे से थोड़े कम वोट है, बहुत कम वोट है, इसलिए मैंने कहा कि उनके पास जीत के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने के लिए जुटी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने एक अहम बैठक बुलाई, जिस पर सभी दलों की आम सहमति बनती नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ ममता की कोशिशों को झटका भी लगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और कई सहायक दल, कई सहयोगी दल इस बैठक में नदारद रहे, गैर हाजिर रहे। इससे पहले तक ये जानकारी थी कि इन पार्टियों के नुमाइंदे भी इस मीटिंग में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी मुद्दे को हमारे पास कुछ रिएक्शंस आए, पहले उनको देखते हैं फिर आगे चलेंगे। देखिए, आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा, अखिलेश और मुफ्ती जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। सो देयर आर सो मेनी party, even CPM, CPI, RSP, Congress, the Shiv Sena, the DMK, like this, so many party, NCP, Trinamool Congress, all they were there. But all we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. जो नहीं आए, 2-3 दिन हमारे हाथ में है। हम लोग इनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी राय क्या है वो देंगे, और आज के मीटिंग का आउटकम क्या है वो भी उन्हें बताएंगे। देश में आज बीजेपी एनडीए का प्रचंड बहुमत है, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, तो इसमें तो बहुमत के आधार पे चुनाव होता है। तो आज जो हमारे पास वोट का संख्या बल है वो एक काफ़ी देश की जनता ने हमें जनादेश दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसी के साथ सरगर्मियां भी शुरू हो गई है। एनडीए और अपोजिशन पार्टी दोनों लोग अपनी अपनी तरफ से काम शुरू कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं इससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या राष्ट्रपति को और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्या राष्ट्रपति को ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस पर आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं, उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी टीम ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने बहुत बड़ी रिसर्च किया। 100% रिसर्च जो इस शो में हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको दिखाएं, और उसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के KC त्यागी साहब,
जो बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक और ख़ास मेहमान एसएम खान साहब, जो डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे उस वक्त उनके प्रेस सचिव हुआ करते थे, जो राष्ट्रपति भवन को बेहद करीब से समझते हैं, मेरे मित्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है त्यागी साहब। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। आपको मैंने इसलिए तकलीफ दी कि आपके राजनीतिक ज्ञान से और अनुभव से हमें कुछ समझ आए कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या होने जा रहा है। धन्यवाद विजय जी। एक तो एनडीए का बहुमत है या बहुमत के लगभग करीब है, मैं ऐसा करके मानता हूँ। जी सर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री और एनडीए का नेतृत्व आम सहमति बनाना चाहता है तो ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो पद है, वो सब तरह की जो बहस है उससे अलग है, ऊपर है। वो गरिमा का पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का पद है। जी। जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, मैं कोई बहुत अप्रिय टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो गिरता हुआ कद और संख्या है, उसने आज ममता बनर्जी जी को मीटिंग बुलाने के लिए प्रेरित किया। पिछले 50 सालों का जो मेरा अनुभव है, आज तक किसी रीजनल आउटफिट ने इको बहुत हो रही है आवाज़ जी, इको हो रही है आवाज़ मेरी, जरा जी, इसे अभी देखते चेक हैं। कराएं तो अच्छा होगा जी, कोशिश कीजिएगा। पीसीआर प्लीज देखिए। हाँ, पिछले 50 वर्षों में जी किसी भी रीजनल आउटफिट ने ऑल इंडिया लेवल पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की हो, मेरे स्मृति में ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम और 2024 के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए बुलाई गई मीटिंग है, और ये कशमकश छत्रपों में और कांग्रेस पार्टी में जारी रहती है। जी। शुरू में कांग्रेस पार्टी अनमने मन में थी इसको ज्वाइन करें कि ना करें, वामपंथी दल अनमने थे कि इसको जाएं कि ना जाएं। 2-3 महत्वपूर्ण रीजनल आउटफिट ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। उसमें खास तौर से चंद्रशेखर राव पिछले 1 महीने से राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका में हैं। 6 पन्ने के विज्ञापन उनके दिल्ली के अखबारों में विजय जी हम और आप रोज देखते हैं। जी सर। कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव होना चाहते हैं। इधर हिंदी को लेकर के कुछ और सवालों को लेकर के स्टालिन ने भी राष्ट्रीय राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल जी सब राज्यों में घूम करके अपनों को प्रधानमंत्री की मुद्रा में स्थापित कर चुके हैं। ममता जी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह की उनकी सक्रियता है। जी। तो कांग्रेस पार्टी का जो स्थिति है, उसकी गैरहाजिरी में ये मीटिंग बुलाई गई है या उसके इनिशिएटिव के बगैर मीटिंग बुलाई गई है, तो एक तो इस मीटिंग के जो लक्ष्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं है। दूसरा, जिन दलों ने दूरी बना ली है वो प्लस एनडीए का वोट राष्ट्रपति चुनाव की जो होने वाली गिनती है उसको पार कर लेता है। लेकिन फिर भी मैं एनडीए के नेतृत्व की प्रशंसा करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री की भी जी, कि अगर वो आम सहमति बनाते हैं। मेरे मित्र एसएम खान जी बैठे हैं जी। आपका दूसरा सवाल है कि कितनी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। जी। आप इनकी किताब को जरूर पढ़िए, एसएम खान जी को जी। और चूंकि बिहार से संबंधित है, अगर आपके पास समय हो तो मैं 2-3 मिनट में बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की इतनी सक्रियता जरूर होनी चाहिए जितनी कलाम साहब की थी। जी। बिहार में इसीलिए खान साहब को हमारा बहुमत था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद के हमारे उम्मीदवार थे। हमने आडवाणी जी के नेतृत्व में 150 से ज़्यादा एमएलएज की परेड राष्ट्रपति भवन में कराई थी। उसके बावजूद भी बूटा सिंह जी वहाँ के गवर्नर थे जी, और उन्होंने नीतीश कुमार को बुलाने से मना कर दिया और उनके दिल्ली पटना जाने से पहले ही विधानसभा भंग कर दी जी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास हुआ जिसको लेकर के बूटा सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब्दुल कलाम साहब इतने व्यथित थे कि उन्होंने एसएम खान जी को सुबह बुलाया, 2-3 और वरिष्ठ अधिकारी बुलाए और इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की। जी, याद है इसी मुझे। बीच में नरसिंहा राव जी को पता लग जाता है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं।
वो संपर्क करते हैं, आते हैं और कहते हैं कि इस्तीफा आपका नहीं होगा, इस्तीफा मेरा भी हो जाएगा। जी, तो कम से कम राष्ट्रपति अविवेकपूर्ण जो निर्णय हैं या प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए जो फैसले हैं उस पर उनको उनकी समीक्षा अवश्य करें। क्योंकि मैं 50 साल के मेरे अनुभव के आधार पर जी। कभी ताशकंद में जाकर के राष्ट्रपति से कराए जा रहे हैं, कभी बाथरूम से राष्ट्रपति को निकाला जा रहा है। ठीक है जो 25 जून आ रहा है जी, उसकी जो आधी रात से ज़्यादा बाद की जो ठीक अधिसूचना है सर। राष्ट्रपति से जारी कराएगी, तो ऐसे फैसलों से सरकार को भी गुरेज करना चाहिए और राष्ट्रपति को भी अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए। जी सर, दो बातें आपने कही, इस पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि सक्रिय वाली बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक बात हुई कि आम सहमति की कोशिश एनडीए ने की है। आपको याद होगा कि हर चुनाव में लगभग हर बार राष्ट्रपति के चुनाव में, आपको आवाज मिल रही है? हर बार राष्ट्रपति के चुनाव में आपको हर बार आम सहमति बनाने, आपको आवाज नहीं आ रही है जी, जिस तरह से कोशिश त्यागी साहब कह रहे हैं, एक बार उनको आवाज आ जाए फिर हम उनसे बात करेंगे। नहीं विजय जी, मुझको आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, अभी आप नहीं, इसलिए जी, तो राष्ट्रपति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा हो रही है। ममता के प्लान पर हमने आपको चर्चा की है कि किस तरह से राष्ट्रपति को लेकर ममता बनर्जी ने 22 दलों को चिट्ठी लिखी और उस पर काम किया गया। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई, 16 से ज़्यादा दलों ने उस पर चर्चा की है और लगातार वो विपक्षी दलों के साथ बात कर रही हैं कि क्या होगा। अब एक बार देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपतियों का इतिहास क्या रहा है। यदि देखें कि राष्ट्रपति को धर्म के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर देखें तो हमारे 3 राष्ट्रपति मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब और एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये 3 राष्ट्रपति हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति देश के रहे हैं। अब बात करते हैं दलित राष्ट्रपति की। अब तक सिर्फ 2 दलित राष्ट्रपति हुए हैं, उसमें मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, और उससे पहले KR नारायणन जो हैं दलित राष्ट्रपति रहे, वो उपराष्ट्रपति भी रहे थे और उनकी चर्चा बहुत लंबे समय तक रही। महिला राष्ट्रपति अब तक एक बनी है, वो है प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जो है महिला राष्ट्रपति रही थी। मुस्लिम राष्ट्रपति को आपने देखा है कि जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। दलित राष्ट्रपति में KR नारायणन और रामनाथ कोविंद साहब रहे हैं, और महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल रही हैं। जी, अब देखते हैं ये राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट हैं जिस पर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। किस तरह से चुनाव होता है ये भी एक अलग विषय है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। इसमें 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सदस्य सांसद जो है वोट डाल सकते हैं। लोकसभा के 543 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेंगे, और इस जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वो चुनाव के नतीजे आने पर राष्ट्रपति चुनाव में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। सभी राज्यों के कुल 4033 विधायक भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाल सकते हैं, डालेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं और विधानसभाओं के विधायक हैं, उसको मिलाकर कुल संख्या होती है 4809, मतलब 4809 टोटल वोट्स वहाँ पर डाले जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति का वोट का जो चुनाव है वो सीधा नहीं होता कि वोट के आधार पर हो जाए, उसमें वोट वैल्यू से होता है कि वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। लोकसभा के और राज्यसभा के सांसदों की वोट वैल्यू एक होती है, जबकि विधानसभाओं की वोट वैल्यू अलग होती है। और विधानसभाओं की वोट वैल्यू वहाँ के राज्य की जो जनगणना है उसके हिसाब से होती है। उसमें जिसकी जनगणना आबादी ज़्यादा होती है उस राज्य के विधायक की वोट वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी आबादी कम होती है उसकी वोट वैल्यू कम होती है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए आज 5,43,216 वोट वैल्यू की जरूरत है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए इसमें जितने वोट पड़ रहे हैं उसमें से आधे से एक वोट ज़्यादा की जरूरत वहां पर होती है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 5,43,216 वोटों की जरूरत है, इसका हमने आपको जिक्र किया ही था।
त्यागी साहब, आपको उम्मीद है कि मुझे आपको आवाज पहुंच रही होगी। जी, मैं ये चर्चा कर रहा था, आपने कहा कि आम सहमति की कोशिश की है, आम सहमति की कोशिश एनडीए कर रहा है। सर, आपको याद होगा, आपका तो इतना लंबा अनुभव है, आमतौर पर सभी राष्ट्रपति चुनाव में सरकार में जो भी रहता है वो आम सहमति की कोशिश करता है पहले नंबर पर। लेकिन हकीकत यह है कि एक चुनाव को छोड़कर किसी भी चुनाव में आम सहमति से कोई उम्मीदवार नहीं बना और हर बार कोई ना कोई विपक्ष का उम्मीदवार रहता है। विपक्ष के उम्मीदवार के पास बहुत वोट नहीं होते नॉर्मली, और अभी तो बहुत बड़ा अंतर है, तो ये कोशिश की जाती है। तो क्या इस बार की कोशिश, आपको लगता है कि एनडीए की ये कोशिश इतनी ईमानदार होगी कि आम सहमति का उम्मीदवार हो जाए? और क्या आपने कोई उम्मीदवार का नाम पहले तय किया जिसको लेकर आप जा रहे हैं? देखिए विजय जी, आज़ादी के बाद जब फिर मेरी आवाज़ फिर इको हो रही है। आपका सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव है। पीसीआर प्लीज देखिए। हाँ जी, हाँ, तो राजेंद्र बाबू तो जवाहरलाल जी और महात्मा गांधी के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। जी, इको बंद कराइए तो मैं बोलूं फिर। तरह से परेशानी हो रही है त्यागी साहब को, एक बार ठीक कीजिए, फिर हम त्यागी साहब के पास पहुंचते हैं दोबारा से। त्यागी साहब का पीसीआर का सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक पर जाने का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या राष्ट्रपति को और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? आप हमें अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं न्यूज इंडिया 24/7 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें राय भेज सकते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं हम त्यागी साहब से और एसएम खान साहब से बातचीत करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। कहीं मत जाइएगा। राष्ट्रपति चुनाव का बज गया बिगुल। सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का चुनाव। कौन होगा देश का सर्वोच्च सेनापति, पावरफुल प्रेसिडेंट? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देश में अगला राष्ट्रपति कौन होगा और कैसा होगा, ये सवाल देश के आमजन के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का आमजन भी यही चाहता है कि उसके देश का राष्ट्रपति सबसे बेहतर हो। इसी को लेकर देश के आम जनमन की बात भी आपको सुनाते हैं। देखिए, देश में जो ईमानदार और स्वच्छ छवि का किसी भी पार्टी के, किसी भी दल के, बेसिकली मैं तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, आला कमान के मतलब महामहिम जो चाहेंगे, जो ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार होनी चाहिए, चाहे किसी सर्वदलीय का क्यों न हो, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति में, देश का राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। प्रेसिडेंट तो न्यूट्रल होना चाहिए, जो सबकी सुने, इंडिविजुअल, ये पार्टी वाइज ना हो, वैसा प्रेसिडेंट होना चाहिए। और प्रेसिडेंट का जो पावर है वो यूज़ कर सके यूथ के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव में भाई जो अच्छा काम करेगा उसी पार्टी को दो, जो मतलब बनने के लायक हो राष्ट्रपति, वही पार्टी होनी चाहिए। अगले राष्ट्रपति को लेकर ये आम जन की बात। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, केसी त्यागी साहब हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और एसएम खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो राष्ट्रपति रहे, कलाम साहब के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे थे, पूर्व प्रेस सचिव है। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी त्यागी साहब से बात हो रही थी, तो राष्ट्रपति के एक्टिव प्रेसिडेंट होने या सक्रिय भूमिका को लेकर बात हो रही थी। हमारा जो टाइटल है वो भी है पावरफुल प्रेसिडेंट, एक्टिव प्रेसिडेंट। आप एक ऐसे प्रेसिडेंट के साथ रहे हैं जिन्हें आम तौर पर एक्टिव प्रेसिडेंट और आम आदमी का राष्ट्रपति माना जाता है। आप कैसे देखते हैं इस भूमिका को? विजय, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। एंड जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम
के राष्ट्रपति के टेन्योर का और राष्ट्रपति को कैसा होना चाहिए। ऐसा है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति इज़ ए टिटुलर हेड, वो एक सेरेमोनियल प्रेसिडेंट हैं, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। भारत का संविधान राष्ट्रपति को इतनी पावर्स देता है कि राष्ट्रपति अगर एक्टिव राष्ट्रपति हैं, एक्टिव से मतलब ये है कि राष्ट्रपति की ड्यूटी क्या है। राष्ट्रपति की ड्यूटी है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और राष्ट्रपति कलाम हमेशा यही कहते थे कि मैंने शपथ इस बात की ली है to preserve and protect the Constitution of India, and he is the number one constitutional functionary in the Indian system of governance. जी। तो राष्ट्रपति के पास उसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इतनी पावर्स हैं कि राष्ट्रपति एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं और सरकार को एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। और अगर कोई सरकार उस जो इंडिया का जो बेसिक कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर किसी भी मामले में उससे थोड़ा सा भी डेविएट करती है तो राष्ट्रपति के पास उनको गाइडेंस देने की, उनको डायरेक्शन देने की, उनको कंट्रोल करने की बहुत पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो हमारा राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जिसका अपना एक अस्तित्व हो, जिसकी अपनी एक भूमिका हो, और जो डिफरेंट गवर्नमेंट को अगर कोई भी चीज़ें उसके सामने लाई जाएं उनको मेरिट्स पे देखें, भारतीय संविधान के अनुसार देखें। और राष्ट्रपति कलाम के साथ ये था कि उन्होंने दोनों सरकारों में काम किया। 2002 से 2004 तक उन्होंने एनडीए के साथ काम किया, जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे और उनसे बड़े अच्छे संबंध रहे। उसके बाद 2004 से 7 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया, क्योंकि यूपीए की सरकार आ गई 2004 में। तो वही एक ऐसे राष्ट्रपति मेरे ख्याल में रहे हैं कि जिन्हें दोनों फॉर्मेशंस, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के साथ काम करने का मौका मिला, और उन्होंने दोनों में ही बहुत इंडिपेंडेंटली काम किया। और उसमें ये पोजीशन नहीं थी कि प्रेसिडेंट वाज नॉट टेकन एज ग्रांटेड कि प्रेसिडेंट से हम कुछ भी करा सकते हैं। और मगर ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन की हो। Within the parameters of the Constitution, he exercised his powers, and those powers were very meaningful and gave a right direction to the country at the right time. जी सर, मैं त्यागी साहब के पास जाऊँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल, आपने जो बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कलाम साहब दो सरकारों के साथ, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकारों के साथ रहे कार्यकाल में। वाजपेयी जी के साथ भी, वाजपेयी जी के वक्त ही उनका चुनाव हुआ था, फिर यूपीए सरकार के साथ भी। क्या आप समझते हैं कि आप बहुत उनके करीब रहे, क्या एक पॉलिटिकल बैलेंस करना राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी होता है और मुश्किल भी होता है? नहीं, पॉलिटिकल बैलेंस करना राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी होता है, मगर मुश्किल भी होता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। अगर आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने संसद को डिसॉल्व कर दिया था समय से पहले जी, और उन्होंने चुनाव करा दिए थे जी। तकरीबन उनका टर्म ख़त्म होने में 8 महीने थे जी। और मगर उस टाइम एक प्रोग्राम चल रहा था, इंडिया शाइनिंग प्रोग्राम, शाइनिंग इंडिया, और उस टाइम बीजेपी शाइनिंग इंडिया। तो उस टाइम ये समझा गया सरकार में कि हम एक और बड़े मैंडेट के साथ आ जाएंगे, वापस आ सकते हैं और वापस आ जाएंगे। इसलिए चुनावों को 8 महीने पहले उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी और डिसॉल्व कर दिया लोकसभा, मतलब राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दी लोकसभा को भंग करने की। तो राष्ट्रपति कलाम ने वाजपेयी जी से ये कहा, मतलब राष्ट्रपति कलाम एक्चुअली फेवर में नहीं थे जी। और राष्ट्रपति कलाम ने उनसे कहा कि आप समय से पहले इलेक्शन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि 8 महीने पहले आप इलेक्शन करा रहे हैं और इस 8 महीने में आपकी सरकार की क्या पोजीशन होगी, वेदर योर गवर्नमेंट विल बी केयरटेकर गवर्नमेंट टिल इलेक्शंस और यू विल बी, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी तो है, मतलब यू हैव नॉट लॉस्ट मेजॉरिटी। तो वाजपेयी जी, खैर उस टाइम वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, हमें इलेक्शन तो साफ कराने ही हैं और आप इसकी हमारी डिसोल्यूशन को की जो संस्तुति है उसको मान लीजिए। तो वो काफ़ी दिन तक, 3-4 दिन तक उन्होंने चर्चा की एंड ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ अर्ली इलेक्शंस।
और वो ये कहते थे कि भाई आप क्यों कंट्री के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं 8 महीने पहले, और आप अपनी सरकार अच्छी तरह से आपकी चल रही है उसको चलाइए। और उसके बाद क्योंकि आपकी सरकार जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी, 4-5 महीने इलेक्शन में लग जाएंगे तो आपके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो भी ड्रेल हो जाएंगे। तो वो ये बैलेंस करना, खैर अल्टीमेटली कलाम साहब ने उनकी बात मानी और डिसोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि लीगली भी अगर कोई पार्टी इन पावर मेजॉरिटी में है तो, और अगर वो डिसोल्यूशन कराना चाहती है फॉर ए बेटर मैंडेट तो राष्ट्रपति नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनली उसको मना नहीं कर सकते। उससे पहले एक अगर आपको याद हो तो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था वाजपेयी जी की सरकार में, और वो इत्तेफाक ये था कि राष्ट्रपति कलाम के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिन बाद लाया गया था, जिसमें जो आज की ये चीज़ें हैं ना कि एमपी या एमएलए को ये सब चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, असेट्स का उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, आरपीए में बदलाव की बात, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है जी, तो उसमें उसको ख़त्म कर, उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया और सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें सारी पार्टियों ने सर्वसम्मति से ये एक ऑर्डिनेंस के बारे में बात करी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। वाजपेयी जी थोड़ा रिलेक्टेंट थे, मगर वो देयर वाज एन ऑल पार्टी मीटिंग और उसमें ये तय हुआ, ऑल पार्टीज़ केम टुगेदर एंड डिसाइडेड कि ये सब डिक्लेरेशन करने ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वो ऑर्डिनेंस लाया गया और कलाम साहब को राष्ट्रपति बने हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे। मुझे याद है वो अक्टूबर या नवंबर की बात है जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, और राष्ट्रपति कलाम ने उस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने से मना कर दिया था जी। और काफ़ी लोग सरप्राइज थे कि ये 4 महीने में इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को वापस कर दिया, जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सर्वसम्मति है, क्योंकि राष्ट्रपति कलाम ने वाजपेयी जी से ये कहा कि भाई देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके उम्मीदवारों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपनी ये सब चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़े कि उनके क्या प्रॉपर्टी है, उनके पास कितनी वॉट एवर देयर एसेट्स, और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ही डिड नॉट प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वाजपेयी जी पे बहुत प्रेशर पड़ा और फिर वो दोबारा लाया गया ऑर्डिनेंस जी, और फिर वो कलाम साहब को अप्रूव करना पड़ा। मगर उसका फ़ायदा क्या हुआ, वो ऑर्डिनेंस फिर चैलेंज हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस ऑर्डिनेंस को स्ट्रक डाउन करके इसी ग्राउंड पे कि इंडिया का प्रेसिडेंट इसको जब वापस कर चुका है तो और ऑन ए वेरी वैलिड ग्राउंड, सो व्हाई द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इट अगेन, एंड व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री इन दिस ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति अगर अपनी किसी पावर को एक्सरसाइज करें तो उसका कंट्री में एक इम्पैक्ट होता है, चाहे वो उन्हें बाद में अपने डिसीजन पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेकंड टाइम आपको करना ही पड़ेगा, मगर अगर आपने एक बार भी किसी चीज़ को एज राष्ट्रपति रिफ्यूज़ कर दिया तो इट हैज़ ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ऑन द कम्युनिटी, ऑन द कंट्री। जी त्यागी साहब, खान साहब ने बहुत सारे विस्तार से बात बताई। आपके साथ होने का फ़ायदा मैं ये उठाना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे नेता हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ताकत को बहुत बड़ा मानते हैं। अभी पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि जब गवर्नर एक्टिव होते हैं तो मुख्यमंत्री परेशान होते हैं। तो एक्टिव प्रेसिडेंट क्या प्रधानमंत्री या केंद्रीय सरकार के लिए एक मुश्किल नहीं होते? और जब हमने नुमाइंदा चुना है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वर्सेस एक्टिव प्रेसिडेंट क्या प्रेफर करते हैं आप? नहीं, देखिए इसमें एहसन खान जी उनकी जिनके साथ रहे हैं वो उनका किसी राजनीतिक दल से रिश्ता नहीं रहा था, ही वॉज ए नोबल सोल। यस। और मैं उस समय मुलायम सिंह जी के साथ था जी, और वो एनडीए के कैंडिडेट थे जी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने विपक्ष के नेताओं का साथ छोड़ करके अब्दुल कलाम जी के लिए वोट किया था जी, और वे बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ, इतनी इको हो रही है, आप आधे प्रोग्राम का तो मजा ही खराब कर दिया है। जी माफ़ी चाहता हूँ सर मैं। जी,
अब मैं विजय जी एक नई चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी भी सरकार क्यों होनी चाहिए जो अपने राष्ट्रपति की जासूसी कराए। इंदिरा जी की जब मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण, तो राष्ट्रपति ओमान में हैं और राजीव गांधी जी और प्रणब मुखर्जी कलकत्ता में हैं। वो वहाँ से चलते हैं दिल्ली के लिए। जी। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया कि कुछ दिन के लिए जो शोक का पीरियड होता है, कार्यवाहक उसमें एक कार्यकारी प्रधानमंत्री का प्रोविजन है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का, जो पंडित नेहरू जी के समय में भी रहा, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय रहा। न सिर्फ प्रणब जी को इस सलाह के लिए मंत्रिमंडल से हटाया गया बल्कि कांग्रेस से भी निकाल दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, उस समय में काफ़ी एक्टिव था चौधरी चरण सिंह जी के साथ। जब मैं चौधरी साहब के साथ इंदिरा जी को देखने गया था एम्स में, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आईएनए मार्केट के एक तरफ से गाड़ी चौधरी चरण सिंह जी की आ रही है और दूसरी तरफ से ज्ञानी जी की आ रही है, और अर्जुन सिंह नाम का कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेटर है जो सड़क पे नारे लगवा रहा है कि इंदिरा के हत्यारों को जूती मारो ... एक, क्या राष्ट्रपति के साथ ऐसा भी होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी उस समय दौर चला था कि ज्ञानी जैल सिंह शायद राजीव गांधी को शपथ नहीं दिलाएंगे। लिहाजा वेंकट रमन जी जो उपराष्ट्रपति थे, उनसे शपथ की तैयारियां कुछ लोग करने लगे। तो कुछ कानूनविदों ने कहा कि आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति जिंदा हो और आप उपराष्ट्रपति से शपथ करा लें। फिर ज्ञानी जी को बुलाया गया और ना पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, ना और औपचारिकताएं हुई। उनके ओमान से लौटते ही राष्ट्रपति भवन में ये सब कर लिया गया। तो प्रधानमंत्री को ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी। और जो हमारा संविधान जब जिस समय बन रहा है, उस समय के जो संविधान निर्माता थे, उनके सामने ये क्राइसिस नहीं थे कि गवर्नर किसी और का होगा, मुख्यमंत्री किसी और का होगा, स्पीकर किसी और का होगा। अच्छा, एक पार्टी में भी विवाद हुए जी। राजेंद्र बाबू के पंडित नेहरू के विवाद किससे छिपे हुए जी। और ज्ञानी जैल सिंह जी पर तो आतंकवादियों की मदद करने तक के और राष्ट्रपति भवन में जासूसी तक के लगे जी आरोप लगे। और राष्ट्रपति के चयन को लेकर के कांग्रेस पार्टी टूट जाती है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा जी सपोर्ट कर देती हैं अपनी मर्जी के उम्मीदवार वीवी गिरी को जी। तो राष्ट्रपति को लेकर के विजय जी डे 1 से 52 से ही शक सुबह में रहा है। एक चीज मैं ऑन रिकॉर्ड जरूर कहना चाहता हूं कि जो 5 साल का कार्यकाल है डॉक्टर रामनाथ कोविंद का, वो कोई बड़े नेता किसी पार्टी के नहीं थे जी। लेकिन जिस गरिमापूर्ण तरीके से एक भी मौका नहीं है जहां कन्फ्रंटेशन प्राइम मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री के बीच में हुआ और कोई सिचुएशन भी ऐसी नहीं आई जी। लिहाजा सिचुएशन भी ऐसी नहीं आई। चटकारे लेने के लिए विजय जी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अखबार वालों की टीआरपी के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में टकराव होना चाहिए, ये एक मज़ेदार खबर हो सकती है लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। खान साहब, त्यागी साहब ने एक इतिहास की बात कर दी, तो एक ऐसा इतिहास जिसके साक्षी आप रहे हैं, आपने भी देखा है, क्या आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि जब 99 के चुनाव की बात है, हालांकि उस समय वो नहीं थे, पॉलिटिशियन है, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर त्यागी जी, और उनका जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, वो मेरे ख्याल में बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स के पास होगा। जहाँ तक मैं 2-3 इंसिडेंट्स हैं जी कि जहाँ मैंने 1-2 तो आपको बता ही दिए कि जहाँ कलाम साहब ने असल्ट किया, एक और कलाम साहब ने इतिहास रचा जी, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस करके जी, वो बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपको याद हो तो ये एक बहुत बड़ा इशू था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल का, जब 2006 में संसद ने कानून पास किया था और इसमें बहुत से पदों को उससे मुक्त कर दिया था कि इस पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं रह सकते अदर देन द मिनिस्टर, तो वो उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो
this is the only time when President returned the bill for reconsideration of Parliament. जी। और उनको जो सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि वो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं कि अभी जो भी पदों पर लोग हैं वो उनको उससे बच रहने जाए। दिया जाएगा और ये जी वो उससे बच और जाए। उनका डिस्क्वालिफिकेशन उससे बच जाएं। तो उन हालात में सरकार, अच्छा उसमें ये बड़ी इंडिपेंडेंट पावर है, उसमें आप किसी मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति काम नहीं करते। नॉर्मली राष्ट्रपति के पास लिमिटेशन ये है कि ही एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट वेदर टू गिव एस Council of Ministers headed by the Prime Minister, but whether President give assent to a bill or not give assent to a bill or send a bill for reconsideration, that is the independent power of the President. लोग कहते हैं ना कि President के पास पावर क्या है, ये सबसे important पावर है कि President किसी भी बिल को या तो मंजूरी दे या ना दे या उसे रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दे, वापस भेजे। तो कलाम साहब ने उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेजा और उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो खैर पार्लियामेंट ने फिर पास कर लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास फिर वही लिमिटेशन है कि साहब अगर दोबारा पार्लियामेंट पास करेगा बिल तो आपको उसे मंजूर करना पड़ेगा। मगर उसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे ये पता चला कि उनके वापस करने का क्या इम्पैक्ट हुआ और दोबारा जबकि उन्हें संस्तुति देनी पड़ी, मगर उसमें एक नेशनल डिबेट हुई। उसके बाद बहुत से पदों को उससे हटाया गया, उसके बाद और कई प्रोविजंस किए गए कि जिससे कुछ प्रोटेक्शन दिया जा सके और बाद में बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से कई स्टेट्स में। जी। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति को मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और राष्ट्रपति के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है संविधान को प्रोटेक्ट करने की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है राष्ट्रपति की जजेस के अपॉइंटमेंट को अप्रूव करने की, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें अगर राष्ट्रपति ढंग से हर फाइल को देखें कि कौन व्यक्ति जज अपॉइंट हो रहा है, कौन व्यक्ति, जो कि जज इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वे चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। कलाम साहब ने कई प्रपोजल सरकारों के वापस किए कि जहां उन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट को अप्रूव नहीं किया, अगर उन्हें फाइल पे कोई भी चीज़ ऐसी मिली कि उन्हें सर एक छोटा सा लालच, मेरा जर्नलिस्टिक लालच है खान साहब, एक जर्नलिस्टिक लालच है मेरा जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसका फ़ायदा मैं उठाना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का। एक सवाल बहुत चलता रहा कि कलाम साहब के वक्त कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर कलाम साहब ने विवाद किया था या नाखुशी जाहिर की थी। इसको थोड़ा सा खुलासा यदि आप कर देंगे तो बेहतर होगा। क्या आप कुछ ज्ञान इस पर दे सकते हैं मुझे? नहीं, मैं इसका खुलासा इसका खुलासा मैं कर सकता हूँ। उसमें यह है कि ये बात बिल्कुल गलत थी। राष्ट्रपति ने सोनिया जी के प्रधानमंत्री बनने पे कोई आपत्ति नहीं जताई थी और राष्ट्रपति ने खुद मुझसे बुलाकर ये कहा कि आप इसे क्लैरिफाई करिए मीडिया में, क्योंकि ये बहुत अफवाहें चल रही हैं। मैंने एक प्रेस रिलीज़ इशू की थी एज प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट कि ये सब अफवाहें हैं और राष्ट्रपति ने कभी भी ये नहीं कहा सोनिया जी से कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। एक्चुअली वास्तविकता ये थी कि जब ये सरकार बननी थी तो कई दिन तक किसी ने कोई क्लेम नहीं किया और राष्ट्रपति कलाम बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी बीइंग द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी एट दैट टाइम कांग्रेस, उन्होंने खुद उनको लेटर लिखा था कि आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पहल करिए क्योंकि आप लार्जेस्ट पार्टी की नेता हैं। तो वो फिर उसके बाद तो ऐसा नहीं। एसएम खान जी त्यागी साहब बता दीजिए, वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है लेकिन आपका आखिरी कमेंट मैं चाहता हूँ। जी, लास्ट कमेंट। अच्छा, एसएम खान जी, मैंने आपकी किताब का जिक्र करते हुए आपके आने से पहले कहा था कि बूटा सिंह के एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आपकी उपस्थिति में सुबह के वक्त वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे। कृपया उस घटना का आप कुछ कंफर्मेशन करना चाहेंगे? वो तो किताब में लिखा है खान साहब ने। हाँ, मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आ गया कि वो डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज रॉन्ग, तो राष्ट्रपति कलाम बहुत चिंतित थे
और वो इस्तीफ़ा देना चाहते थे। एक्चुअली हम लोगों ने उनको बहुत समझाया और बहुत से अधिकारियों ने और उनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने सभी ने कि आपके इस्तीफ़ा देने से गवर्नमेंट के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने भी उनसे ये कहा कि अगर आप इस्तीफ़ा देंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कि अगर आप इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफ़ा देते तो फिर प्रधानमंत्री को भी देना पड़ता और फिर सरकार को भी देना पड़ता और फिर मध्यवर्ती चुनाव हो जाते, मिड टर्म पोल्स। तो उनको यही कहा गया कि अगर आप इस्तीफ़ा देंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। त्यागी साहब और खान साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए हमारे रिसर्च से और हमारे दोनों विद्वान जो पैनलिस्ट थे उनकी तरफ से। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रपति को और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। इसमें 62% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, यानी 62% लोग चाहते हैं कि मोर एक्टिव प्रेसिडेंट। ये हमारे आने वाले राष्ट्रपति के लिए भी एक मैसेज हो सकता है, जबकि 38% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी। अब छोटा सा मेरी भी बात, विजय भी। मैं शपथ लेता हूँ, ये शब्द जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमें विश्वास होता है कि शपथ लेने वाला व्यक्ति हमारे राष्ट्र के हित में सोचे। लेकिन जब ये शपथ राष्ट्रपति पद के लिए ली जाती है तो जिम्मेदारी और चुनौतियाँ और बड़ी हो जाती हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति हमारे घर के मुखिया जैसे हैं, जो गलतियों पर डांटता है, भटकने पर सही राह दिखाता है और भूल होने पर हमें माफ़ भी करता है। लेकिन मुखिया अगर एक्टिव रहे तो परिवार के सब बाकी सदस्य सुपर एक्टिव रहेंगे। इसलिए पद के चुनाव के साथ एक्टिव होने का विजन भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट है तो प्रेजेंट है और एक्टिव है तो प्रेसिडेंट है। और अब सत्य के विजय के इस लास्ट सेगमेंट, यानी इसको देखा क्या में एक वीडियो आपको हम हमेशा दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन की चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति की चर्चा हो रही है, तो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन अपने किस्म का एक अकेला ऐसा गार्डन है, बाग है, जहाँ दुनिया भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। मुगल गार्डन की खूबसूरती देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसी की कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हुए छोड़ते जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना भी ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।